नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया यह प्रश्न पत्र है जो कि हिंदी का है, प्रथम पाली का है। और ये परीक्षा हुई थी, देखिए 2018 को 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी। तो हिंदी के सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, और देखिए कि किस स्तर के प्रश्न आते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे तेजी से हल कर सकते हैं। वीडियो परीक्षा का मतलब बस रीजनिंग पर आपकी पकड़ मजबूत हो, हिंदी ठीक ठाक अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आराम से आप इसे कर ले जाएंगे। रीजनिंग वगैरह आपकी पकड़ मजबूत है तो हिंदी उतना जान नहीं है जितना कि रीजनिंग में है। तो देखिए पहला एक अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछा है, तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए फटाफट हम लोग उत्तर देंगे। कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे बिना गद्यांश के भी उत्तर आप दे ले जाएंगे। देखिए गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेना चाहिए बिना देर किए, लेकिन अपने दिमाग को एकाग्रचित करके, ताकि आप को दोबारा पढ़ने की गद्यांश को जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोबारा पढ़ेंगे तो इतना समय आपके पास नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग भी आपको हल करना रहता है, जीके भी हल करना रहता है। तो देखिए जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए। अपने प्रियजनों से रहित, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? अपने प्रियजन ही नहीं है, मन में सोचना है, मैं इतना आराम से बता रहा हूं लेकिन आपको जल्दी जल्दी सोचना है। अपने प्रियजनों से अगर अपने प्रियजन नहीं तो राज्य का क्या लाभ है? अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। यानी कि मनुष्य जाति सुखी है तो समझिए कि मंगल है, नहीं तो अमंगल है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। यानी मनुष्य जाति सुख नहीं है तो सब अमंगल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होता। धन की पूजा को यानी बुरा माना गया है। ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त होने का नहीं होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। चैतन्य पूजा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। से समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और निर्ममतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। किससे? अब देखिए प्रश्न यहां से पूछ रहा है, फटाफट उत्तर हम लोग प्रश्न बताते जाएंगे, उत्तर बताते जाएंगे। देखिए लिखा है किससे रहित राज्य की किस काम का? तो लिखा ही है प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, यानी आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है जगत का अर्थ क्या है? तो पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो जगत का अर्थ आपको पता ही है कि संसार है, आंसर हो गया बी। निष्फल का अर्थ क्या है? तो इसको भी बिना पैराग्राफ पढ़े ही बता सकते हैं। निष्फल अधूरा हो नहीं सकता, सार्थक हो ही नहीं सकता है। फलदायी तो ठीक विलोम है। व्यर्थ, निष्फल का मतलब होता है व्यर्थ, बिना पढ़े पैराग्राफ के उत्तर बता सकते हैं। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ, तो इसको थोड़ा सा पैराग्राफ की जानकारी जरूरी है। तो जीवन को सुखमय बनाना, आंसर हो जाएगा ये। एक तरफ के हम लोग सारे क्रम से ही प्रश्न हल करेंगे, एक तरफ के बाएं साइड के, फिर एक तरफ दाएं साइड के हम लोग हल करेंगे। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ यानी ओठ के सहयोग से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है जो ओठ से बोला जाता है? तो ओठ से, अब यहां पर बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, एक तरह से ये मॉक टेस्ट है। तो यहां पर ऊ जो होता है ओठ से बोला जाता है, आंसर हो गया डी। वर्णों के उच्चारण स्थान से एक बहुत ही मैंने जानदार वीडियो बनाया, अगर आप उस वीडियो को देख ले तो उच्चारण स्थान का कोई भी प्रश्न जो है वो गलत होगा ही नहीं। योगरूढ़ शब्द यानी यौगिक शब्दों का, वे यौगिक शब्द जो कि एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में होता है वैसा ही कुछ कुछ रहता है। तो जलज, जलज जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कमल की तरफ, यानी कि यही योगरूढ़ शब्द है। महोत्सव कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, आंसर हो गया सी। बैलगाड़ी में समास क्या है? तो बैलगाड़ी जो है तत्पुरुष समास है। आगमन में उपसर्ग क्या है? तो आ उपसर्ग है, आ प्लस गमन। रसोईया में प्रत्यय है तो छोटी ई और या, इया, सी डी देखने की जरूरत नहीं है।
विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो उचित जो है वो विशेषण है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मेरे उत्तर बताने से पहले ही। मैं 2 सेकंड का समय देता हूं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब तक मैं प्रश्न को पढ़ूं तब तक आप उत्तर बता दीजिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें गिराना, आंसर हो गया सी। निम्न में अव्यय क्या है? तो फालतू जैसा शब्द कौन है? तो फालतू जैसा शब्द इसमें है ठीक, आंसर हो गया बी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पक्षी को विहग कहते हैं, खग विहग, आंसर हो गया डी। अब पक्षी देख लीजिए कैसे लिखा है, पक्षी ऐसे ही लिखेगा, वर्तनी शुद्धि में भी आए तो प पे बिंदु नहीं होता है। जटिल का विलोम सरल होगा, ए होगा आंसर। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसी ए बी में से आंसर है देय। देने योग्य को कहते हैं देय। अब पुल्लिंग शब्द आप क्रिया के माध्यम से, विशेषण के माध्यम से, परसर के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो यह मेरा क्षेत्र है कि मेरी क्षेत्र है? यह मेरा क्षेत्र है। तो मेरे लगने से वाक्य अच्छा लग रहा है, शब्द अच्छा लग रहा है, यानी कि यह क्षेत्र ही पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग छांटना है तो गरिमा, मेरी गरिमा स्त्रीलिंग है। जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आप रट लेंगे तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्शन सदैव, दर्शन हुआ, प्राण हुआ, ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। भूतकाल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो भूतकाल का उदाहरण है राम घर गया था। निम्न में भाववाची कौन सा है? तो भाववाची इसमें है मोहन से बैठा नहीं जाता है, आंसर हो गया सी। आपको पूरे व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही प्रश्न को टिक कर पाएंगे। पेड़ बोया, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा? सीधे सीधे अर्थ पकड़ में आ रहा है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लाभ ही लाभ का अर्थ के लिए लोकोक्ति बताना है। इसमें से लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा होगा जो लाभ ही लाभ के लिए है? तो 5 उंगलियां घी में, आंसर हो गया ये। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है व्याख्यानुवाद, रट लीजिएगा, आंसर है डी। पत्र लेखन से भी प्रश्न आ रहा है, इसलिए पत्र लेखन वाले चैप्टर को भी आप नजरअंदाज मत करिएगा। ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो आंसर हो गया सी, पश्चिमी हिंदी। अब हम लोग देख लेते हैं दाएं साइड वाले 25 प्रश्न। 25 प्रश्न हो गया लगभग। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में जानते सब नाम ही है इसका दीर्घ। दीर्घ का मतलब अ नहीं आ, छोटी नहीं बड़ी, छोटा उ नहीं बल्कि बड़ा उ। तो ये सब दीर्घ की पहचान है। तो इसमें बड़ी क्या है? दीर्घ की पहचान है, आंसर है बी। अंतस्थ बंजर, तो रटने के लिए मैंने, अब जब वही उच्चारण स्थान वाले वीडियो में ही ये सब कुछ है, तो अगर उच्चारण स्थान वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आराम से बता लेंगे कि अंतस्थ मतलब रटने के लिए मैं बता रहा हूं। यार जो होते हैं और यार से हम लोग लव करते हैं, वही यार जो है अंदर हमारे होते हैं। अंतर, अंदर कौन होता है? तो यार होते हैं जिनसे हम लोग लव कहते हैं, लव करते हैं। यानी कि य, र, ल, व, ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सी। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण कौन सा होता है? कचट अथवा प का, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। पहला, तीसरा, पांचवा। तो क ख ये दूसरा है क वर्ग का, क ख ग ये क वर्ग का तीसरा है। तो यही हमारा आंसर है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। घोष, घोष वर्ड कौन से होते हैं? तो पहला, दूसरा हो जाएगा घोष, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा पंचमाक्षर हो जाएंगे। तीसरा, चौथा, पंचमाक्षर हो जाएंगे घोष। तो पांचवा अक्षर इसमें कौन है? च वर्ग का, च, छ, ज, ये तीसरा है। तो यानी यही हमारा आंसर है। बाकी सब क, ट, च ये सब पहले अक्षर हैं, ये अघोष हैं। आंसर हो जाएगा ए।
इसमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, तद्भव का मतलब हिंदी का शब्द, संस्कृत से ही आया है लेकिन इतना बिगड़ गया है कि वो हिंदी का हो गया, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, बहुत घूम फिर के आ रहा है। और 4 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र। ज्यादातर कठिन शब्द जो होते हैं, त्र वाले, आसमानी र वाले, री वाले, ये सब तत्सम होते हैं, इसे भी आपको रटना पड़ेगा। तद्भव यानी हिंदी संस्कृत से निकला लेकिन घूम फिर के बिगड़ गया है, बिगड़ा वाला रूप है कौन सा? जीव, क्योंकि इसका असली तत्सम रूप संस्कृत वाला रूप होता है जिह्वा। आंसर हो गया सी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज वे शब्द है जिनके उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं है लेकिन देश में ही बोले जाते हैं। वे अनार्य शब्द भी कह सकते हैं कि वे अनार्य शब्द। आर्य शब्द तो हो गया संस्कृत यानी तत्सम, लेकिन अनार्य शब्द क्या कहलाएंगे? देशज कहलाएंगे, जिसमें कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, कटोरा। अब बाकी शब्द घोड़ा, गोबर, हल्दी, ये सब तद्भव है। कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशी है। विदेशी का मतलब पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, डच हो या आपका अंग्रेजी हो, तो ये सारे शब्द। तो इसमें टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है यानी कि विदेशी शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द इसमें सी है, सभा। सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम इसमें कौन है? तो विकल्प डी है, कौन। कौन कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दिन दिन श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, तो इसमें दिन दिन का क्या अर्थ है? तो एक दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब हीन दिन यानी कि गरीब। आंसर हो गया ये। कौन सा शब्द अनेकार्थक है? यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसका एक से अधिक अर्थ निकलेगा? तो अंबर। अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र या आसमान भी होता है, मेघ भी होता है। आंसर हो गया सी। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो परीक्षा शुद्ध है, बाकी सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। पूज्य को स्पेशली याद रखिएगा, बड़ा उ का मात्रा रहता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर होता है, तो पर लिखा है यानी कि यही अधिकरण है, परसर्ग है। आंसर है ए। मैंने विद्यालय जाना है में क्या अशुद्ध है? अशुद्धि कहां पर है? तो मैंने नहीं बल्कि मुझे विद्यालय जाना है कहना चाहिए, यानी कि मैंने में अशुद्धि है, मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए। आंसर है ए। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आराम से कोई भी बता देगा, बी है। देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहा है, कुछ प्रश्न जरूर कठिन है यानी कि डीपली पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ प्रश्न सतही भी है, आराम से बता सकते हैं। रीजनिंग की तरह इतना हार्ड नहीं है, रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा कठिन आ रहा है। आसमान फट जाने का अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। आंसर हो जाएगा डी। स्वावलंबी होने के लिए मुहावरा, मुहावरे से कई प्रश्न आ गया, लोकोक्ति से मुहावरे से कई प्रश्न आ गया। स्वावलंबी होने का मतलब पैरों पर खड़ा होना, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। आंसर हो गया सी। अब देखिए अमेंडमेंट का क्या अर्थ होगा? तो अमेंडमेंट का अर्थ होगा संशोधन। आंसर हो गया बी। सूरसागर के रचयिता यानी रचनाकार भी आप पढ़ लीजिएगा, सूरसागर के रचयिता नाम से ही पता चल जा रहा है सूरदास। रीतिकाल के कवि कौन है? तो रीतिकाल के इसमें कवि हैं विकल्प सी बिहारी। उसने कहा था, किसने कहा था? किसी ने किसी को चांद कहा था, किसी ने किसी को चांद जैसा सुंदर कहा था, तो उसने कहा था किसने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रटने के लिए बता रहा था मैं। उर्वशी काव्य है, उर्वशी किसकी? तो राम की उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो गया सी। ट्रिक से ही आप याद करेंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो भूलते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।